हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ आफ्टर कॉलेज। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक कहानी के साथ। कहानी है एक गांव की, एक विलेज की, जिसका नाम था इक्वालिटी। इस विलेज का नाम क्या था? इक्वालिटी। इस विलेज में एक दिन क्या हुआ, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो विलेज है ये जाना चाहता है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं इस विलेज में, बहुत ही सुंदर सुंदर से क्राफ्ट चीज़ें हैं इस विलेज में। इन सुंदर चीज़ों के लिए ये विलेज जाना जाता है। एक दिन क्या हुआ, बहुत आंधी तूफान आया, बहुत ही मौसम जो है वो खराब हो गया। मौसम खराब हो गया तो क्या हो गया, बहुत बारिश आ गई। इतनी बारिश आ गई कि बाढ़ आ गई पूरे विलेज में। बाढ़ से क्या हुआ, सारी चीजें टूट गई। इतनी सुंदर सुंदर चीजें, कुछ थोड़ी बहुत बची लेकिन सारी की सारी चीजें टूट गई। अब ये जो चीजें टूट गई, इसमें थैंकफुली एक अच्छी चीज हुई कि ये जो टावर देख रहे हैं आप, ये वाला टावर, ये इस गांव की सबसे ज्यादा स्पेशलिटी थी। ये टावर बच गया, बिल्कुल गोल्डन टावर था, ये सोने का बना हुआ टावर था। यूके से एक आदमी आया था बहुत सालों पहले, बहुत सालों पहले यूके से एक आदमी आया था जो ये टावर इस गांव को गिफ्ट करके दिया था उसने। वो आदमी का नाम जो था वो आर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसने आर से यहाँ पे एनग्रेविंग भी करा दी इस टावर में। तो थैंकफुली क्या हुआ, ये टावर जो है वो बच गया, इसको कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई। अब जब ये जो गांव की ये जो स्थिति है, जो बाढ़ आ गई है गांव में, इसको सुधारने के लिए कुछ करना था। तो उस टाइम पे हमारी बहुत ही जानी मानी मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को भी ये गांव बहुत प्यारा था। बहुत से लोगों को, हमारे देश के बहुत से लोगों को ये गांव बहुत पसंद था। तो इंदिरा गांधी जी खुद चल के आई वहां पे। उन्होंने कहा कि हम जाके देखते हैं कि क्या हो गया है इस गांव में, क्या तोड़फोड़ हो गई है, क्या चीजें हैं, अब क्या करना है इस गांव के लिए, सोल्यूशन क्या निकालना है। तो इंदिरा गांधी जी पहुंच गई। ये रही आपकी इंदिरा गांधी जी, जो पहुंच गई कहाँ, पहुंच गई इस विलेज में जिसका नाम है इक्वालिटी। ठीक है। अब वहां पे पूरे देश से बहुत से अलग अलग लोग आए हुए थे। ठीक है, कई इंटेलिजेंट लोग आए हुए थे, कोई वेस्ट बंगाल से आया था, कोई तमिलनाडु से आया था, कई कई अच्छी अच्छी जगह से बहुत ही इंटेलिजेंट लोग आए थे देखने के लिए और अपनी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इस विलेज को। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि देखो, अब सोल्यूशन तो निकालना है, जो प्रॉब्लम आ गई है, बाढ़ आ गई है, सब टूट फूट गया है, तो हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो इंटेलिजेंट लोग आए ना, इन सबको इकट्ठा कर लो, इन सबको इकट्ठा कर लो, ताकि हम बैठ के एक डिस्कशन कर सके कि अब आगे क्या किया जाए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा, स्पीच चालू करते हुए इंदिरा गांधी जी ने कहा कि देखो, ये जो आर जहां जिस टावर पे लिखा हुआ है ना, और ये जो इतना सोने का सबसे स्पेशल टावर है इस गांव का, इसको तो सबसे पहले सबसे ऊपर रख दो, सबसे ऊपर रख दो, ताकि अब कुछ भी हो तो एटलीस्ट ये तो सेफ रहे। सबसे ऊपर रख दो, इसमें कोई भी इंसान कोई चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। इसमें कहा कि कोई भी इंसान जो है वो कोई भी चेंज नहीं करेगा इस टावर में, इसको सबसे ऊपर रख दो, सेफ करके रख दो। ठीक है, उनने अपने सेक्रेटरी को भेज दिया कि भाई इस टावर को तो तुम सबसे ऊंचाई पे ले जाओ, और ताकि ये सेफ रहे थोड़ा। और इसमें मैं बोल दिया मैंने कि इसे ऊंचाई पे लेके जाना, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब फिर आर के गर्ग, ये इंसान का नाम था आर के गर्ग। ये इंसान बोले कि देखो ठीक है, अब टावर का तो जो होना है हो गया है, इतनी चीजें, इतना मलबा बिखरा पड़ा है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एक क्लासिफिकेशन करना चाहिए। क्या कहा इन्होंने, हमें एक क्लासिफिकेशन करना चाहिए। जितनी चीजें जो हैं वो खराब हैं उन्हें एक साइड कर दो, और जो चीजें थोड़ी बहुत अभी बची है उन्हें हमें क्लासिफाई कर लेना चाहिए, और बहुत ही रीजनेबल तरीके से हमें क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन इंसान को बुलाया। इनका नाम था अनवर अली, वेस्ट बंगाल से आए थे ये। इन्हें हेड रख दिया इस काम का। ठीक है, अफसर कैटेगरी के इंसान थे, इन्हें हेड रख दिया कि आप जो है वो देखना कि किस में क्या करना है, वो आप देख लो किस चीज को क्या करना है। तो इन्होंने कहा ऐसे कैसे मैं कुछ भी कर दूं, आप मुझे पहले ये तो बताइए कि उद्देश्य क्या है इस क्लासिफिकेशन का। उद्देश्य आप जब तक मुझे नहीं समझाएंगे मैं कैसे चीजों को बंटवारा कर दूं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, उद्देश्य तो बताना ही चाहिए कि क्लासिफाई मैं क्यों कर रहा हूं और उसका उद्देश्य क्या है, इसके बीच में एक नेक्सस तो होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा आर के गर्ग साहब को कि आर के गर्ग जी, आप इन्हें बता दीजिए कि हमें क्लासिफिकेशन किस तरह से करना है और क्यों करना है, ताकि ये अपना काम अच्छी तरह कर पाए। चलिए ठीक है। अब यही इनकी जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो ये इंसान सुन रहा था। ये इंसान बेचारा गरीब इंसान, इसका नाम था डीएस नकारा। ठीक है, कैसा इंसान था ये, गरीब इंसान था, बहुत ही बेचारा इंसान था, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता था। ये इंसान ने बोला कि मालिक, ये जो आप चीजें फेंक रहे हैं इसे आप मत फेंकिए, ये थोड़ा बहुत लोहा वोहा होगा किसी चीज में, आप इसे डिस्पोज मत कीजिए, हमें दे दीजिए, 2 पैसे मैं कमा लूंगा इसे बेच के। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हटो, अभी हम जरूरी बात कर रहे हैं, आप तुम कहाँ से इसके बीच में आ गए। तो वो थोड़ा सा फिर से बोला। इंदिरा गांधी जी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया,
उसे कहा कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो DS नकारा नाम का इंसान है ना, ये कुछ वाद विवाद कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तुम एक काम करो, यहाँ पीछे एक कमरा है, उसमें जाके इस इंसान को बंद कर दो। ऐसा उन्होंने कहा। वो खुसफुसा के बड़ा कह रही थी अपने सेक्रेटरी से, लेकिन ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये वहीं खड़े थे। इन्होंने सुन ली उनकी बात। ये इनका नाम था EP रोयप्पा साहब, ठीक है, EP रोयप्पा इनका नाम था। और इनकी ये जो मिसेस थी, इनका नाम था मेनका गांधी। इन दोनों ने बात सुन ली। तो EP रोयप्पा साहब बोले कि देखिए, हमारा शहर जो हमारा गांव है, ये इसका नाम है इक्वालिटी में आप ऐसी आर्बिट्रेरीनेस वाली बात नहीं कर सकती। फिर मेनका गांधी जी ने भी बिल्कुल हामी भरी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल EP रोयप्पा साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ऐसे आर्बिट्ररी नहीं कोई भी एक्शन ले सकती। तो इंदिरा गांधी जी बोली कि हम तो स्टेट हैं, हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो मेनका गांधी जी ने कहा कि भले ही आप स्टेट है, प्यार से समझाया उन्हें कि देखिए, आप भले ही स्टेट है, लेकिन इक्वालिटी का विलेज है, इसमें आके आपको फेयर और जस्ट जो है आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकती जो आर्बिट्ररी है या फिर स्टेट की बिल्कुल मन मर्जियों का एक्शन है। तो इंदिरा गांधी जी भी ये बात समझ गई। पूरा ये डिस्कशन हुआ, उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे लग गए। ठीक है, ये कहानी को अब आप आगे बढ़ते हैं। हम ये कहानी आपने देख ली, अब आप आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 हमको दो बातें बताता है। एक वो बताता है हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात, और दूसरी वो हमें बात बताता है, क्या बात बताता है हमें? दूसरी बात बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। ठीक है, क्या बोल रहा है आर्टिकल 14? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब यहाँ पे क्या ये दोनों चीजें सेम है? इक्वालिटी बिफोर लॉ भी लिखा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी लिखा है, क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि लॉ के सामने हर इंसान जो है वो बराबर है। कोई इंसान बड़ा नहीं है, कोई इंसान छोटा नहीं है, हर इंसान के बीच में इक्वालिटी है। लॉ सबको समान मान के चलेगा। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लोग इक्वल्स हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली, इसका मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि अब कोई एक अमीर इंसान है, ठीक है, ये मैं आपको उदाहरण समझा रही हूँ। कोई एक अमीर इंसान है, कोई एक पुअर इंसान है, क्या इन दोनों को सेम ट्रीट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है सेम ट्रीट। इनकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज अलग है, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है। तो हमें इंसान को उसकी जो स्टेटस है लाइफ का, उसके हिसाब से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। सीधा मैं आप फिर से एक बार बोल देती हूँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस बात करता है इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली, और इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है दैट एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। ऑलराइट, तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, इसे कहा जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? ये स्टेट को रोकता है। किस चीज से रोकता है? कि आप किसी भी दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप सबको इक्वली मान के चलेंगे। तो वो रोकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है, इसलिए नेगेटिव कंसेप्ट है कि आप ये नहीं करेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट कहा जाता है, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्टेट पे ये ड्यूटी डालता है कि अब आप ऐसे प्रावधान लाएंगे, ऐसे प्रोविजंस लाएंगे जिससे जो हमारे कंट्री के लोग हैं उनका आप बेनिफिट कर पाएंगे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन दे पाएंगे उन्हें, कि हर इंसान को, कोई इंसान अमीर है तो वो रिच कहला रहा है ना, उसके पास अलग लाइफ की अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी पुअर के पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे प्रोविजंस लाएंगे कि पुअर की भी आप मदद कर सके, ताकि उसे भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है उसे रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 के अंदर रूल ऑफ लॉ आ जाता है हमारा। ये कंसेप्ट डाइसी ने दिया था। रूल ऑफ लॉ हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है। ठीक है, जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो अमेरिकन कंसेप्ट है, ये हमने अमेरिका से लिया है। ऑलराइट, अब आ जाओ वापस से इस कहानी पे। इस कहानी के जितने भी किरदार हैं उन्होंने जो जो बातें कही, आई होप अभी तो आपको याद ही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे समझो। अब आगे आपका सबसे पहला केस, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ये जो रूल ऑफ लॉ का टावर है इसे सबसे ऊपर रख दो, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आने चाहिए, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता इसे कोई भी अमेंडमेंट लाके। इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था। फिर आर के गर्ग साहब आए थे। आर के गर्ग साहब ने क्या कहा था? आर के गर्ग साहब ने कहा था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर दो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कि
क्लास लेजिस्लेशन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है स्टेट, उसके लिए प्रोहिबिट नहीं करता है आर्टिकल 14। फिर अब आ जाते हैं अनवर अली सरकार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस। ठीक है, अनवर अली सरकार साहब ने क्या कहा था कि मुझे ये तो बताओ कि उद्देश्य क्या है, नेक्सस क्या है। तो यहाँ पे क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफरेंशिया विच इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ नेक्सस बिटवीन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, कि आप क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन जो आप कर रहे हैं वो और उसका जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक नेक्सस होना चाहिए, रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए। उसके बाद डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इवॉल्व्ड टू सस्टेन लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू हेल्प वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। डीएस नकारा क्या थे, बेचारे गरीब इंसान थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला केस आया। फिर ईपी रोयप्पा और मेनका गांधी जी, जो हस्बैंड वाइफ हमने बनाए थे, ईपी रोयप्पा ने कहा, ये जो लाइन है ये क्वेश्चंस में आ जाती है, इक्वालिटी इज द एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्ररीनेस। ये किस केस में कही गई, ये केस में कही गई ईपी रोयप्पा केस में। आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए स्टेट का एक्शन, ये ईपी रोयप्पा केस में सबसे पहली बार कहा गया था। उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी जो ईपी रोयप्पा केस में कहा गया उसे रीट्रेट किया गया और कहा गया कि Article 14 strikes at arbitrariness in state action and ensures fairness and equality of treatment. The principle of reasonableness prevails in Article 14. तो आई होप आपको इस कहानी से, जो हमने कहानी देखी, इस कहानी से जितने भी केसेस हमने पढ़ने की कोशिश की वो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो अच्छा लगा आपको, या अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट, अपना एप्रिशिएशन कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए, आर्टिकल 14 से हमने ये समझा कि राइट टू इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और राइट टू इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो कैसा कंसेप्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है और क्यों हमारे लिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी बन जाता है, ये सारी चीजें हमने आर्टिकल 14 में समझ ली। अब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी चलता है। आर्टिकल 15 हमें ये कहता है, अब आपने आर्टिकल 14 देख लिया तो अब आप आर्टिकल 15 भी समझ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस कहानी से पूरा का पूरा जो इक्वालिटी का आइडिया है, जो पूरा कंसेप्ट है, उसे समझ लिया तो अब आगे के आर्टिकल्स आप बिल्कुल बहुत आराम से समझ लेंगे। चलिए आर्टिकल 15 पे आ जाइए। आर्टिकल 15 ये कहता है कि आप जो स्टेट है वो प्रोहिबिशन नहीं करेगी, स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किन किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे और प्लेस ऑफ बर्थ पे। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अरे भाई सही भी बात है, किसी इंसान का क्या रिलीजन है उस पर हम दो लोगों को डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते। तो ये कह दिया आर्टिकल 15 ने। ऑल राइट, इसके बाद आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 देख लेते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स, जो हमने अभी देखे। क्लॉज 2 कहता है कि इन्हीं सब ग्राउंड्स पे हम किसी को भी पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट या फिर वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, ऐसी कोई भी चीज में हम किसी भी इंसान के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि तुम इस रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। जो भी पब्लिक की चीज है, जो कि स्टेट फंड कर रही है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो पब्लिक यूज के लिए और सब लोग उसे एक बराबर इक्वालिटी के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो बहुत ही सिंपल बात कहता है। 15 का जो क्लॉज 3 है, अब उस पे आ जाते हैं। अब हमने देखा, हमारी जो कहानी हमने देखी उसमें हमने देखा कि क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। केसेस की भी जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा होगा, क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, तब वो क्लासिफिकेशन सही है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट मानता है। और क्लासिफिकेशन रीजनेबल कब होता है, जब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एक रीजनेबल नेक्सस हो। ठीक है, अब आ जाओ क्लॉज 3 पे। क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अच्छा, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे हो गया, ये तो जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। देखिए, वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, इनके वुमेन के खिलाफ भी हम देखते हैं कि बहुत हिस्ट्री है जो हमें कहती है कि वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। बच्चे हैं छोटे, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन देना जरूरी है ताकि उनकी एजुकेशन, हेल्थ का ध्यान रख सके। इस केस में हमारा जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टेट करती है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, वो रीजनेबल बन जाता है और इसीलिए ये क्लॉज आर्टिकल 15 में
हमें दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 देख लेते हैं। क्लॉज 4 ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes, ठीक है। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है ये ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से पहले क्या हुआ था, हमारे पास केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजा। इस केस में क्या हुआ था, मद्रास की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया था जिसमें एक इंस्टीट्यूट में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग और मेडिकल का कुछ इंस्टीट्यूट था। ऑन द बेसिस ऑफ क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड हो रही थी, रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन दी जा रही थी। तो वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये स्टैंड रखा कि ये जो रिजर्वेशन है ये आप गलत दे रहे हैं, ऐसी कोई भी रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है जो कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी ग्राउंड पे जो आर्टिकल 15 में दिए गए हैं, और रिलीजन क्योंकि उनमें से एक ग्राउंड है, तो ये जो आपकी रिजर्वेशन है ये गवर्नमेंट ऑर्डर को वहां पे कह दिया गया, नलीफाई कर दिया गया। इसी के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट लेके आई इसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसके अंदर पार्लियामेंट ने क्लॉज 4 को ऐड कर दिया आर्टिकल 15 में और कह दिया कि इस आर्टिकल में ऐसी कोई भी जो चीज है वो इस आर्टिकल में स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगी कि वो एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आ जाते हैं। यहाँ पे ये भी एक क्लासिफिकेशन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रहे हैं, ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स रहे हैं, इनकी भी एक इतिहास है पूरा, जहाँ पे इनके साथ सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही इनको प्रॉब्लम्स दी गई, बहुत ही लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनके साथ किया गया। इस हिस्ट्री को, इस इनजस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए हमको ये प्रोविजन दे दिया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, जहां पे इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद आप देखते होंगे कि जब कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन स्टडीज के लिए जब हम जाते हैं तो वहां पे भी एंट्री लेवल पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ये जो अदर कैटेगरीज हैं इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। इस रिजर्वेशन को आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ये कहता है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी ये रिजर्वेशन को लाया जा सकता है। स्पेशल प्रोविजंस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी बनाए जा सकते हैं, भले ही वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो बाय द स्टेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेफर नहीं किया गया, उन्हें एक्सेप्ट कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 30 में आते हैं। आर्टिकल 30 जब पढ़ेंगे तब ये पढ़ लेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आर्टिकल 15(5) है ना, इसे इंसर्ट किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के। इससे पहले बहुत से केसेस गए सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें आ जाता है आपका इंदिरा शॉनी केस, TMA पाइप फाउंडेशन का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो हमारा रिजर्वेशन कॉलेजेस में दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है, उस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद आ गया आपका PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। इन सब केसेस में कहा गया कि स्टेट कुड नॉट मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एडमिशंस टू प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो फिर क्या किया स्टेट ने, स्टेट ले आई आर्टिकल 15 क्लॉज 5, उसमें कह दिया गया कि इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड, हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ऑलराइट, ओके। एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जब भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जाना होगा, हम स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ये बात कह दी गई आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है वो आ गया हमारा EWS कैटेगरी के लिए। देखो, पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में कहा गया, this article enables the state to make special provisions for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than those mentioned in Article 15 Clause 4 and Article 15 Clause 5. It further provides that such special provisions, particularly with respect to reservation in educational institutions, including private educational institutions, will be in addition to the existing reservation with a maximum of 10% of the total seats in each category.
ये जो प्रावधान है 15 क्लॉज 6 इसे ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। ऑलराइट, इस जो हमारा ये जो क्लॉज है इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर ये कहा गया कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये ऐसी कैटेगरी है जो ना कि एसटी है, ना कि एससी है और ना कि ओबीसी है। ये अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी होती है, जो हमारी जनरल कैटेगरी होती है, उसके अंदर ये आ गई आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे है। ऐसे लोगों को हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहते हैं। इन लोगों के लिए भी स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन ये जो रिजर्वेशन इन्हें दी जाएगी ये कैसी होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि जितनी भी हमारी जो एससी हो गई, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया, इन्हें अभी तक रिजर्वेशन मिलता है। इन्हें हम 50% मैक्सिमम रिजर्वेशन है, इससे ऊपर रिजर्वेशन कहीं पे भी इन्हें नहीं दिया जा सकता। एससी के लिए हमारे पास है 15%, एसटी के लिए है 7.5% और 27% अप्रॉक्स हमारे पास है ओबीसी के लिए। तो इन्हें 50% तक मैक्सिमम रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं दिया जा सकता। इस क्लॉज में ये कहा गया कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हम ला रहे हैं इसे इस 50% के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसे अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा और वो रिजर्वेशन 10% मैक्सिमम हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि अब रिजर्वेशन क्या हो गया, इन तीनों कैटेगरीज के लिए हमारे पास हो गया 50% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हमारे पास प्लस हो गया 10%। इतना मैक्सिमम हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 हमने पूरी कहानी के तौर पे समझ लिया। आई होप अभी हमने आइडिया आर्टिकल 14 का समझ लिया है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आई होगी इन आर्टिकल्स को पढ़ने में। इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे आती रहेगी, आप उन सबको देख पाएंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी ले पाएंगे। विद दैट, टेक केयर, बाय बाय।